Audio Jungle. वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि पहले अपने ख़ानदान के पस मंज़र के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक जी टेक्सला से है और मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मनाज़िल आसान करे, वो भी वकील थे। और मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ जो है 1992 में किया और राल मिली बार का मेंबर उस वक्त से हूँ। और उसके बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला, सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने सब्सिक्वेंटली 2003 और 4 के बाद एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की और 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर। सर, इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक के बारे में आप आगाह करें। मेरी जो इब्तदाई एजुकेशन है वो टेक्सला नहीं बाकेट से है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन बेसिकली मैंने बीकॉम किया था इस्लामाबाद से। तो मेरी ये फील्ड नहीं थी, मैंने बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए के लिए मैं इंग्लैंड चला गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस सारी चीज़ को ड्रॉप करके मैंने लॉ में एडमिशन लिया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया 1992। उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? इन टू सेंस देखा जाए ना जी, तो आज का जो बच्चा है वो मैं ये समझता हूँ कि उसकी बसीरत, सोच, समझ हमसे बहुत आगे है, क्योंकि दौर बहुत एडवांस हो चुका है। हमारे वक्त में इतना एडवांस नहीं था, लेकिन एक चीज़ का फुकदान नज़र आता है कि उस वक्त लोग जो थे या स्टूडेंट जो थे वो फोकस थे, उनका विजन था, उनका एक एम था, एक गोल था। आज का जो यंगस्टर है इस बेचारे का अलमिया ये है कि वो उनका गोल या विजन उस तरह नहीं है। तालीम जो है कमर्शियल भी हो गई है। डेफिनेटली वो तो आप किसी इदारे में चले जाएं, आप राइट फ्रॉम स्टार्ट बिगनिंग से लेंगे, जितना ये स्कूल्स हैं, फिर उसी तरह आप प्रोफेशनल एजुकेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली ये चेंजेस हैं। सर, आपको शोबा कानून की तरफ आने का ख्याल कैसा है और सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर कैसे महसूस करते हैं? असल में ये सब इंसान के अंदर कुछ चीज़ें इंसान ने सोच रखी होती है, कुछ अल्लाह की ज़ात ने उसके लिए बना रखी होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मेरा एजुकेशन जो थी इब्तदा में तो अदरवाइज थी, उसके बाद मैंने बिजनेस एजुकेशन ली और उसी के हवाले से मैं बाहर भी गया। लेकिन जब दोबारा आके, क्योंकि मेरे वालिद साहब लॉयर थे और मेरे बड़े भाई, उनका बाद में एक्सीडेंट के बाद उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो लॉयर थे, तो उनको देख के मैंने जब लॉ में एडमिशन लिया तो देन मुझे पता चला कि मेरा जो एक्चुअल मकाम है, जो एक्चुअल जगह है, वो ये एजुकेशन। सर, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कि इस सफ़र में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई करनी? सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी शेपिंग और रीशेपिंग में दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जीन्स और सेकंड आपका एनवायरनमेंट। सर, और घर से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहली तरबियत तो डेफिनेटली घर से है। उसके बाद जब प्रोफेशन में आया तो अल्लाह की ज़ात ने मुझे ऐसा सीनियर और ऐसा चैम्बर अता किया जो पिंडी नहीं बल्कि हमारे प्रोविंस ऑफ पंजाब की प्रोमिनेंट शख्सियत और प्रोमिनेंट लॉयर थे, मिर्ज़ा अहमद बेग साहब, अल्लाह की ज़ात उनके लिए मनाज़िल आसान करे। तो उनको मैंने ज्वाइन किया
تو ان کو جوائن کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ریئلائز ہوئی کہ ہمارا جو پروفیشن ہے انفیکٹ یہ اسکل بیسڈ ہے. پہلے نالج بیسڈ چیز آتی ہے ایز اسٹوڈنٹ. ہم نے جب اسکل بیس آپ فیز میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی اسکل ود دی پیسج آف ٹائم آتی ہے اور کرنے سے آتی ہے. لیکن انسپائریشن مجھے جو موٹیویشن ملی پہلی تو اپنے گھر سے, اپنے پیرنٹس سے, اور اس کے بعد اپنے استاد اور اپنے چیمبر سے. سر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت حقیقت کون کرے گا؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے نا جی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جو عدل یا انصاف ہے یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے, اور جو اس دنیا میں پاز ایکسرسائز کر رہا ہے وہ ڈیلیگیٹڈ پاز ہے. دوسرا, اگر خدا نخواستہ ایسا ایلیمنٹ ہے تو پھر اس کا لیول ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کس لیول پہ ہے. سپوز اگر وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول پہ ہے تو ڈیفینیٹلی کو ہائی کورٹ نے کرنا ہے. اگر ہائی کورٹ لیول پہ ہے تو ڈیفینیٹلی کو اس کو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سر معاملہ 6 جج صاحبان کا جوڈیشل کمیشن کو قتل ظلم. سوال یہ ہے کہ ملک کے نظام کو گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل میں یہ سب بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. جہاں تک 6 ججز کا تعلق ہے, ان کے خط کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اوتھ, ہم پرزمپشن پہ چلیں گے, اوتھ انہوں نے انڈر دی کانسٹیٹیوشن لیا ہے, اور وہ جو پرزمپشن یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ضرور موجود ہے. اب اس کو پروب کرنا انہوں نے لیٹر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو لکھا ہے. سپریم کورٹ نے 2 انیشلی اپنے طور پہ کوشچن پوائنٹ کیا, لیکن کمیشن نے بھی معذرت کی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے خود کاگنیزنس لے لی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو اس جو کاگنیزنس لی ہے, لارجر بینچ ایٹ دی مومنٹ بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی فل کورٹ بیٹھے اس ایشو پہ اور اس کو پروب کرے, اور اس کے حوالے سے جو بھی چیز سامنے آتی ہے سرفیس پہ. سر افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. عدلیہ کی آزادی اور آزاد کا کوئی سمجھوتا ہو نہیں جاتا, کیا رائے ہے؟ سر وہ تو گیس ورک ہی ہو سکتا ہے, مطلب ہے ہر بندہ اس کی انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی چیز, کیونکہ اگر کوئی پاکستان بار کاؤنسل کر سکتی ہے, ہماری پنجاب بار کاؤنسل کر سکتی ہے, ہماری ڈسٹرکٹ لیول کی بارز کر سکتی ہیں, سب ڈویژنل لیول کی بارز کر سکتی ہیں, لیکن مشاورت سے کرنا چاہیے. سر پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار, کلائنٹ پریشان, انصاف سے محروم, ذمہ دار کون ہے؟ سر میں ایک تو سب سے پہلے اسے ابتدا سے لے, ہمارے پاس لٹیگیشن, جنرل لٹیگیشن کتنی ہے, پہلے تو یہ تھریش آؤٹ ہونا چاہیے, اور ایک باقاعدہ اس پہ قانون آنا چاہیے جو پوری دنیا میں موجود ہے قوانین اس حوالے سے, کہ اگر کوئی فریولس لٹیگیشن ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کس طرح کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی فریولس لٹیگیشن ہے تو اس کے کانسیکوینس کیا ہونے چاہیے. پھر اس لٹیگیشن کے آنے کے بعد کون سے ایسے ایشوز ہیں جو تھرو کورٹ ڈیسائیڈ ہونے ہیں, کون سے ایسے ایشوز ہیں جو تھرو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے طے ہونے چاہیے. یہ طے کر کے پھر جو جس طرح میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہماری کورٹس میں ججز کی تعداد کم ہے, وہ بڑھانی چاہیے. تو ان سارے پہلوؤں پہ ہم کام کریں گے تو دین اللہ کے فضل سے, اللہ کی مہربانی سے یہ چیزیں آئیں. سر چیف جسٹس صاحب کا بیان آیا ہے, عدالتوں میں ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنا ضروری. سوال یہ ہے کہ ایسی ماضی میں کون سی غلطی ہوئی ہے جو کہ آج تسلیم کی جا رہی ہے؟ سر وہ تو کیس ٹو کیس آپ ٹیک اپ کریں گے, جس طرح کیس ٹیک اپ کیا بھٹو صاحب کی سزا کے حوالے سے. ادروائز تو آپ جنرلی بات تو کر سکتے ہیں, جب تک وہ پروو نہیں ہوتا ایشو, میٹر پروو نہیں ہوتا, تھریش آؤٹ نہیں ہوتا, جوڈیشل سائڈ پہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, تو اس وقت تو فار اینڈ اگینسٹ اوپینین آتے رہتے ہیں. سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جج صاحبان کی کمی عدالتوں میں, عدالتوں میں پہلے ہی جج صاحبان کی کمی
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अदालतों के जज साहिबान अपने अहदों से मुस्तफी हुए। मामला 6 जज साहिबान का भी। आप जुडिशरी को और आइन को कैसे देखते हैं कि कैसे आगे चलेंगे? असल में सुप्रीम कोर्ट ने अब कॉग्निजेंस ली है जी, इस इशू पे लार्जर बेंच बना है और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि फुल कोर्ट बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेगी। अगर कोई कंप्लेंट है तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रॉपर तरीके पे प्रूव करना चाहिए और उनके हवाले से जो भी डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ दे वो कोर्ट को देना सर, चाहिए। मौजूदा हालात के पेश नज़र अदलिया, जज साहिबान और वकला के अहम मसाइल क्या हैं? बेसिकली लॉयर्स कम्युनिटी के हवाले से मैं बात, जजेस के हवाले से तो जाहिर है वही बता सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। लॉयर्स कम्युनिटी के हवाले से डिफरेंट मसाइल है, खुसूसन यंगस्टर्स के हवाले से। जो यंगस्टर यहाँ एंटर होता है उसको 5-7 साल लगते हैं एक वकील बनने में, उस दरमियान के अरसे में उसका कोई नुकसान हाल नहीं। फिर उनकी ग्रूमिंग के हवाले से कोई एज सच मैकेनिज्म हमारे पास नहीं, उस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए कि उनको प्रॉपर हम ग्रूमिंग करें, उनकी उस लेवल पे उनको लाए। फिर हमें सब्सिक्वेंटली बार्स के लेवल पे ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि जो लॉयर्स हैं उनके जो मिसाइल, जिस तरह एक सिविल सर्वेंट है उसके अपने मिसाइल हैं, बीमार होता है उसका अपना हॉस्पिटल है और कोई इशू आता है उनके हवाले से उसके मौजूद है, लेकिन लॉयर्स कम्युनिटी के हवाले से ये कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ना ही हमारे उस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, ना ही फैसिलिटी है। सडन खुदा न वास्ता किसी की नागानी मौत हो जाती है, उसके हवाले से कोई कंपनसेशन नहीं। ये इन सारी चीज़ों पे वर्किंग होनी इस चाहिए। सिलसिले में बार कौंसल क्या कर रही है और वजारत कानून का क्या रोल है? अपने लेवल पे हर बार जो एसोसिएशन है जी वो एफर्ट्स तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसे थोड़ा हंगामी बुनियादों पे टेक ओवर करना चाहिए, टेकअप करना चाहिए और इस पे वर्किंग होनी चाहिए। और विद कोलैबोरेशन और कॉपरेशन ऑफ दी लॉ मिनिस्ट्री, इस पे कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि कम से कम जो यंग लॉयर है उनके हवाले से, जो बीमार हैं बेचारे लॉयर्स उनके हवाले से, जहाँ सडन किसी लॉयर की डेथ होती है उस हवाले से, या जो लॉयर्स जिनके पास उस तरह काम नहीं है उनको अकोमोडेट करने के हवाले से कोई तरीका सर, आपके ख्याल में अदालतों में जो ट्रायल होते हैं वो आइन के मुताबिक होते हैं? सर ट्रायल तो बेसिकली आइन के मुताबिक नहीं, वो प्रोसीजरल लॉ जो मैकेनिज्म दिया गया, क्रिमिनल ट्रायल है तो सीआरपीसी उस पर अप्लाई करेगी, सिविल ट्रायल है तो सीपीसी करेगी, या एविडेंस के हवाले से हमारा कानून शहादत ऑर्डर है या एविडेंस एक्ट है उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें सर, चलेंगी। अदालतों में जो मुलजमान के खिलाफ शवाहिद या शहादतें मौसूल होती हैं, ये सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी होती है? असल में हर आप किसी दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, लॉ में डिफरेंट फेजेस पे रिफॉर्म्स आते हैं। हमारे पास उस तरह रिफॉर्म्स नहीं आ रही, जो उस तरह की लेजिस्लेशन है वो नहीं हो रही। दुनिया बहुत आगे एडवांस हो गई है, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ले लें, बच्चे हवाले से ले लें, लेकिन हम उनसे बहुत पीछे हैं। इन एरियाज में वर्किंग होनी चाहिए, हमारी प्रॉपर लेजिस्लेशन बननी चाहिए कि जहाँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए वहाँ हम रिफॉर्म्स करें और फिर अदालतों में आने का। सर, मौजूदा हालात में पाकिस्तानी अवाम के अहम मसाइल क्या हैं? फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जर्नल, सबसे पहले तो रोजगार का मसला है जी, आजकल सिक्योरिटी का मसला है, मैशियत का हमारा मुल्क में मसला है। फिर हमारी कम्युनिटी के जो मैंने आपको मिसाइल पॉइंट आउट किए वो हैं। फिर डिफरेंट इसी तरह डिफरेंट आप एरियाज में चले जाएं, यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर, पाकिस्तान की जेलों में कैदियों के बेतहाशा मुताबिक कैदी बीमारियों का शिकार, जिम्मेदार कौन? बेसिकली हम जिम्मेदारी तो फिक्स करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो मैं समझता हूँ जहाँ कोई जिम्मेदार बैठा हुआ है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से पूरी करनी चाहिए। तो सर, गजा पे बात करते हैं। इसराइल इस जंग में आगे शुमाल से शुरू कर जुनूब तक पहुंची। आपके ख्याल में गजा का क्या मुस्तकबिल है? असल में जी मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा को इस इशू पे बोलना चाहिए।